Hello, Bachcha Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Kim Cho. Welcome to class of SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in Ish Mohammed with the subject. Alright, so this is nucleus lecture number 3, and in this class we are going to discuss about the binding energy graph, as well as we'll discuss about some very important equation of activity, the disintegration, as well as the process of radioactivity, ऑलराइट, जिसमें आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कुछ फिनोमिना देखने वाले हैं. वेल बच्चा पार्टी, अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स मिस करा है, डोंट वरी अबाउट इट. टैप योर मोबाइल स्क्रीन एनीवेयर, यू विल सी देयर इज सिंबल आई टच दैट आई विल बी एबल टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस. एंड साथ ही साथ एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट कर ही देते हैं, नीचे जो सुंदर सी रेड वाली बटन है उसे दबा करके बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मोटिवेशन फ्रॉम दिस चैनल. एंड वन मोर थिंग, एक बहुत बड़ी रिवीजन सीरीज आपका वेट कर रही है बच्चा पार्टी, सो बिल्कुल भी मिस मत करना. जल्दी से बी अ पार्ट ऑफ एसएस फैमिली ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले. वेल लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो क्लास को स्टार्ट करते हैं. हाय, पहले हमने क्या पढ़ाया था आपको, एज इट इज लिखा हुआ है. पहले मैंने आपको बताया बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट एंड पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कैसे होता है, एंड मास डिफेक्ट. हाँ, कॉन्फिडेंस आ गया बच्चा लोग कि अगर मास डिफेक्ट का कोई प्रॉब्लम आता है तो हम कर सकते हैं. क्या ये कॉन्फिडेंस आ चुका है? क्या ये कॉन्फिडेंस आ चुका है? वेरी गुड. चलिए, तो अब इस ग्राफ को हम देखते हैं. और पिछले 2 से 3 साल का इतिहास अगर आप उठाएंगे ना, तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व यानी बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ सीबीएसई पूछती है. बेसिकली ग्राफ किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. आप देख सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस द मास नंबर, दैट मींस ए. किसका ग्राफ है ये? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ए, एटॉमिक मास नंबर ए. ठीक, अभी ग्राफ देख करके क्या एक चीज क्लियर हो रही है कि सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी है? द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस, स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी दिखाई दे रही ग्राफ से? यह आपका पहला सवाल. ऐसे 3-4 सवाल है इसमें. किसका दिखाई दे रहा है? स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका है? ऑक्सीजन? नहीं 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 नहीं. ऑक्सीजन यहीं कहीं पर खत्म हो रहा है, देखना ध्यान से. यहीं पे खत्म हो रहा है, ये यहीं पे खत्म हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है. सबसे ज्यादा Fe का है, Fe 56, और लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज होता है, इसे याद रखिए. सबसे ज्यादा किसका मेरे लाल बाल गोपाल? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, दैट इज Fe, यानी कि आयरन का सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होता है. पीरियोडिक टेबल में Fe बहुत पहले ही आ जाता है, बहुत बाद में आता है, या बीच में कहीं आता है? बहुत पहले ही आ जाता है या बीच में कहीं आता है? बीच में कहीं आता है. ठीक है, चलो. दूसरी सबसे खास बात है, पॉइंट करने वाली बात है, वो ये है कि A लेस देन 30 एंड A ग्रेटर देन 70, 30 से कम, और मास न्यूक्लियन मास नंबर जिसका 70 से ज्यादा है. 30 से कम वाले मतलब यहाँ के, और 70 से ज्यादा मतलब समझ लीजिए यहाँ के. 30 से कम ये वाले पूरे एलिमेंट, और 70 से ज्यादा मतलब इधर वाले एलिमेंट के जो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है वो लगभग सिमिलैरिटी तो नहीं है उसमें, बट एक सिमिलैरिटी है कि वो कम है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसका है? स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंडिंग एनर्जी किसका है? Fe का है. और Fe से इधर चले जाऊं तो ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट A लेस देन 30 है. Fe की इधर चले जाऊं तो एटॉमिक मास नंबर जिसका आता है A 70 से ज्यादा है. तो इनकी भी वैल्यू Fe से कम है और इसकी वैल्यू भी Fe से कम है. तो A लेस देन 30 और A ग्रेटर देन 70 से ज्यादा वाले, इन सब का मास के डिफेक्ट से जो एनर्जी मिल रही है, पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, वो कम है. क्या पता चला? क्या जो बोला पता चला बच्चा पार्टी? शुड आई रिपीट अगेन? फिर से बोल देता हूं. जिस भी न्यूक्लियाई का A लेस देन 30 है, दैट मीन्स ये पोर्शन, और A ग्रेटर देन 70 मतलब इधर वाला पोर्शन, ये सारा का सारा वो सब कुछ Fe से नीचे है. तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि इनका बाइंडिंग पर न्यूक्लियर जो बाइंडिंग एनर्जी, दैट मीन्स EBN, वो लेस है, वो कम है. बोलो पिक्चर क्लियर? जो मैंने बोला समझ पड़ा? ये पॉइंट से जो याद रखना है, और टेक्स्ट बुक की भाषा से एकदम अलग और साधारण भाषा यूज कर रहा हूं.
इफ यू गो विद द टेक्स्ट बुक लैंग्वेज आपके प्राण निकल जाएंगे। पहला पॉइंट Fe का सबसे ज्यादा है, दूसरा पॉइंट 30 से कम और 70 से ज्यादा वालों का कम है, Fe से कम है, ठीक है। हाँ, तीसरी सबसे खास बात ऑब्जर्व करिएगा बच्चा पार्टी। तीसरी सबसे खास बात को समझाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट सिखाना चाहता हूं। चलिए देखिए, a लेस देन 30 और a ग्रेटर देन 70 तो समझ में आ गया, लेकिन वो a ग्रेटर देन 170 है, भूल गया वो, कोई नहीं, 170 30 टू 170 वाले के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन लगभग आ रहा है, दैट मीन्स कि कांस्टेंट है। अब वो कांस्टेंट क्यों है, तो वो चीज हम समझते हैं बच्चा पार्टी, ध्यान से समझिए। न्यूक्लियस के बारे में अगर हम सोचे, डीप में स्टडी करें, तो न्यूक्लियस के अंदर जो सेंटर वाला पोर्शन है, क्या न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स लगता है जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है, और ये कैसा फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। अब अगर ये न्यूक्लियस है और हमने बोला कि इस न्यूक्लियस के अंदर इतने ही डिपार्टमेंट में शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगा है। लेकिन अगर मान लो 30 टू 70 के बीच में और एक्स्ट्रा प्रोटॉन और भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आते हैं, जो कि आएंगे भी, क्योंकि 30 से 70 के बीच में मतलब थोड़े थोड़े हैवी न्यूक्लियस आने लग गए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल ऐड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल ऐड। लेकिन जब ये एड अप होगा तो सबके सब बीच में थोड़ी बैठ सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे 2 मीटर का रेंज है खाली शॉर्ट रेंज फोर्स का, न्यूक्लियर फोर्स का, और बाकी जब आते हैं सब तो वो शॉर्ट रेंज फोर्स से तो बाहर होंगे, न्यूक्लियस के अंदर ही। तो अगर जो शॉर्ट रेंज फोर्स से बाहर होगा बच्चा, तो उस पे तो शॉर्ट रेंज फोर्स का कोई इंपैक्ट है ही नहीं। तो आपको नहीं लगता मुझे इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितना पहले की जरूरत थी उतना अब भी है, भले और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट रेंज फोर्स तक जितने भी हमारे न्यूक्लियॉन्स आए, उन सब के लिए जितनी एनर्जी लग रही थी, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आए तब भी उतनी ही लगेगी, क्योंकि तोड़ने के लिए सिर्फ इतने का ही इंपैक्ट देखना पड़ेगा। ये लोग तो सब बाहर हैं शॉर्ट रेंज फोर्स के, तो वो तो न्यूक्लियस के बनाने के लिए कुछ काम कर नहीं रहे, तो इनका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। जो बाहर है, जो शॉर्ट रेंज में है, उन्हीं की वजह से है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि यहां पर स्ट्रेट लाइन आता है। बोलो चमका, मेरे लाल। ओ हो, तो सर जी ये भी समझा दो कि 30 से नीचे और 170 से ज्यादा पे क्यों बाइंडिंग एनर्जी कम है। सोचते हैं इसको भी। जो हमारा 30 से कम है, यानी एकदम स्टार्टिंग में है बच्चा लोग, जैसे हीलियम की बात कर लो, तो क्या हीलियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही कम है? यस और नो में जवाब देना। हाँ। अरे जब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही कम होगा, तो जो बाहर से मुझे उस न्यूक्लियस को तोड़ने वाली एनर्जी देनी है, वो ज्यादा देनी पड़ेगी कि कम? कम। इसीलिए इनका EVN कम है। अच्छा सर, समझ में आ गया। तो फिर जो 170 से ज्यादा है उनका भी कम क्यों है, उसका भी लॉजिक सुन लीजिए, बहुत प्यार से तरीके से समझाऊंगा। देखो बच्चा, न्यूक्लियस के अंदर ना 2 तरह के फोर्स लगते हैं, ध्यान से समझना। न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह का फोर्स लगता है, एक होता है रिपल्सिव फोर्स और एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है, जबकि अट्रैक्टिव फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। ये जो रिपल्सिव फोर्स है, इसके लिए आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो, F इज इक्वल टू K/Q1Q2/R², दैट मीन्स F प्रोपोर्शनल टू 1/R²। ये हमारा रिपल्सिव वाले का कहानी। और जो हमारा अट्रैक्टिव है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है न्यूक्लियर फोर्स का, बट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बताते हैं कि इसका F प्रोपोर्शनल टू R⁻⁷ है। अब इस चीज को थोड़ा एनालाइज करना, वरना समझ में नहीं आएगा। जो मैं कह रहा हूं उसको फील करना। न्यूक्लियस में 2 तरह के फोर्सेस हैं।
पहला रिपल्सिव, दैट इज एक्टिंग ऑलवेज बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, रिपल्सिव फोर्स, कूलम्बियन रिपल्सिव फोर्स। दूसरा है न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। लेकिन जो रिपल्सिव फोर्स है वो 1/r² के हिसाब से चेंज होता है, वेरी करता है, और जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो F प्रोपोर्शनल टू 1/r⁷ के हिसाब से वेरी करता है। नाउ द पॉइंट इज कि हमने ये तो समझ लिया कि जिसका भी एटॉमिक मास नंबर 30 से कम है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही कम है, तो एनर्जी विल बी लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट न्यूक्लियस। बट द पॉइंट इज कि अगर हम हैवी न्यूक्लियस की बात करते हैं जो 170 से ऊपर आते हैं, उसमें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम नहीं है, फिर भी बाइंडिंग एनर्जी कम है। ऐसा क्यों है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा होने के पीछे रीजन समझिए। अगर हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से बढ़ते चले जाएं हैवी न्यूक्लियस की तरफ बच्चा लोग, तो हैवी न्यूक्लियस में जाने के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ जाते हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का गैप भी बढ़ जाएगा। जैसे एक घर में 2 बच्चे रहते हैं तो उनके बीच का गैप कम ही है, पास पास में बैठे होंगे। लेकिन अगर 100 बच्चे आ जाएं तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जो एक दरवाजे के पास बच्चा बैठा है और दूसरा दरवाजे के पास बच्चा बैठा है, क्योंकि हमें सभी रिपल्सिव फोर्स को काउंट करना है, तो क्या चांसेस है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बढ़ जाने से कोई भी 2 प्रोटॉन के बीच का लास्ट में डिस्टेंस घटा या बढ़ गया। पहले से ही तोड़ करके रखा है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में अभी भी वो रिपेल करके रखा है और उसकी ताकत को कोई मार नहीं पा रहा है। ऊपर से ये जो हमारा शॉर्ट रेंज फोर्स था, जिसकी वजह से हमारी न्यूक्लियस को तोड़ने की एनर्जी आती है, वो ऑलरेडी कम हो चुकी है। तो हुआ क्या कि हमें थोड़ा सा ही एनर्जी देना पड़ेगा, वो पहले से ही भयानक सिचुएशन में है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है और शॉर्ट रेंज फोर्स बहुत कम हो चुका है ज्यादा प्रोटॉन के ऐड हो जाने से। सो अ लिटिल बिट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट कंप्लीट न्यूक्लियस, एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई फॉर A greater than 170 स्टिल योर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज वेरी वेरी लेस। चमकीला चमकीला चमकीला, क्या फील आया? 3 शब्दों में याद रखिए। पहला, बीच वाले कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि शॉर्ट रेंज फोर्स सिर्फ थोड़े से ही मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस के बीच में लगता है, और अगर है भी तो उनके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा आ जाए तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, रिपल्सिव फोर्स थोड़ा पावरफुल रहता है और शॉर्ट रेंज फोर्स पूरा कम हो जाता है, जिससे थोड़े ही अमाउंट की जरूरत पड़ती है। एंड एट द सेम टाइम वी विल टॉक अबाउट A less than 30, so already there is a very less amount of nucleons present in the nucleus and hence very less amount of energy is required to break that complete nucleus। बोल चमचम चमकीला। आयरन का सबसे ज्यादा होगा, आयरन बोल रहा हूं, आयरन का सबसे ज्यादा होगा और बीच वाले का कांस्टेंट होगा, साइड वाले का ऐसा होगा, नीचे वाले का ऐसा होगा। क्या ये सारे पॉइंट पिक्चर क्लियर हैं? सारे पॉइंट एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, सुन लो। पहला पॉइंट, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है आयरन की। दूसरा पॉइंट, अगर A less than 30 है बाइंडिंग एनर्जी कम होता है, ग्रेटर है तो भी कम होता है। और तीसरा पॉइंट सबसे ये है कि 30 से 170 के बीच में कांस्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट होने के पीछे का रीजन, शॉर्ट रेंज फोर्स तक ही सीमित होता है, बाहर के जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड होंगे कुछ नहीं होगा। और जो 170 से ज़्यादा होते हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ऐड हो जाते हैं, लेकिन तब रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू बढ़ी रहती है और अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे थोड़े से अमाउंट की एनर्जी के बाद ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, क्लियर? सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए? तो ये हमारा पूरा बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट विद द प्रॉपर ग्राफ। अब आगे बढ़ जाता है। चलिए बच्चा, सो न्यूक्लियाई का लेक्चर नंबर 3, इसके थर्ड लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? की पॉइंट मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, एंड दैट इज ऑल अबाउट रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ। शायद ये सब CBSE में जा चुके हैं, बट फिर भी मुझे भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं पूरा समझा दूंगा, ताकि अगर क्वेश्चन बन भी जाए तो आप इसे आराम से क्रैक कर ले। ठीक है, 90% CBSE के सिलेबस से जा चुका है, स्टेट बोर्ड में है। पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ब्लूप्रिंट में मैंने कहीं कहीं पे इसके क्वेश्चन देखे और हर बार मुझे CBSE के कुछ टॉपिक्स पे भरोसा नहीं होता। सो बिकॉज ऑफ दैट कि इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपका मिस नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, समझोगे तो मजा आएगा। पूरा पढ़ लेते हैं एक्टिविटी। अब समझिए क्या मैं बताने जा रहा हूँ।
हमारे नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, हमारे नेचर में कुछ ऐसे न्यूक्लियस हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो लगातार बच्चा पार्टी अपने में से कुछ रेडिएशन बाहर निकालते हैं, कुछ रेडिएशन बाहर निकालते हैं अल्फा बीटा गामा के फॉर्मेट में. व्हाट आई एम सेइंग, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन आवर नेचर जो कंटिन्यूअसली एमिट्स करते हैं, कंटिन्यूअसली रेडिएशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा. अल्फा क्या है? यूरेनियम. यस, वेरी गुड. अल्फा क्या है? हीलियम. बीटा क्या है? इलेक्ट्रॉन. एंड गामा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. समझेंगे अभी धीरे धीरे करके. तो ये जो फिनोमिना है कि कोई भी एलिमेंट अपने में से जो रेडिएशन बाहर कर रहा है, जो एमिशन बाहर निकाल रहा है, रेडिएशन जो बाहर निकाल रहा है, इस फिनोमिना को ही बच्चा पार्टी रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं. देखिए कितनी सिंपल सी प्यारी सी साधारण भाषा में एकदम लल्लन टॉप तरीके से आपको समझा दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियो एक्टिविटी. there are some elements in our nature which continuously emits radiation in the form of alpha beta and gamma. Such kind of phenomena or the process is known as radioactivity, and the particle and the element or that material which is going to perform this task, ये जो task करता है उसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट. जो बोला चमचम चमकीला, क्या फील आया मेरे लाल बाल गोपाल? रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट. पिक्चर क्लियर है? जैसे ये कर रहा है, ये मटेरियल कुछ भी है, सपोज ये एक्स है, जेड है और ये ए है, कुछ भी हो सकता है, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ज़्यादातर कौन कौन करते हैं? पोलेनियम, थोरियम, यूरेनियम. मैडम क्यूरी का नाम सुने ना आप लोग? ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. पिक्चर क्लियर? सिंपल समझ में आई बात? अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी चर्चा अल्फा बीटा गामा पे कर लेते हैं, जो कि आगे अल्फा डीके बीटा डीके के फॉर्म में भी आएगा. अल्फा क्या है? अल्फा पार्टिकल्स. सबसे पहली बात तो ये जो अल्फा का रेडिएशन बाहर निकालते हैं, ये बच्चा एक तरह का पार्टिकल होता है. एक तरह का क्या होता है? पार्टिकल होता है. और पता है ये किसका पार्टिकल है? ये हीलियम का पार्टिकल है, 2He4. और जब ये बाहर निकलता है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है कि कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बाहर निकल रहा है. सिंपल, साधारण और प्यारी भाषा में मैंने आपको समझाया. जैसे यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, दैट कैन ऑल्सो एमिट्स अल्फा. थोरियम भी है, दैट कैन ऑल्सो एमिट्स द अल्फा. हो सकता है थोरियम वाले की रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड हो अल्फा के बाहर निकलने की, हो सकता है हमारे यूरेनियम की 25 हो. तो ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? दोनों अल्फा बाहर निकाल रहे हैं, बट ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किससे बाहर निकलता है, किससे पैदा होता है, उस पर डिपेंड करता है. इसलिए ये आपको अपने सिंपल शब्दों में याद रखना है और फील करके याद रखना है. अल्फा हीलियम का पार्टिकल्स है जो एक तरह से रेडियो एक्टिव प्रोसेस के टाइम पे निकलता है. और तो और सबसे खास बात कि इसके निकलने की जो रफ्तार है, दैट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट एमिट्स इट. बोलो पिक्चर क्लियर? फील के साथ याद हो गया? प्यारी प्यारी भाषा में समझाऊंगा पूरा चैप्टर, पूरा मॉडर्न फिजिक्स तुम्हारे जिब्वा पे जीवन काल के अंत समय तक बैठ जाएगा मेरे लाल. शर्त बस ये है, रट मत, सिर्फ समझते जा और जैसे बोल रहा हूं उसको दिल से सुनते चले जा, लाइफ टाइम तक याद हो जाएगा. दूसरा बच्चा, बीटा एमिशन. क्या बीटा भी एक तरह का पार्टिकल है? जी सर जी, बिल्कुल भी ये पार्टिकल है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है. और ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका -1e0 है. बट द क्वेश्चन इज, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? सर आप कह रहे हो कि एक न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा निकलता है, तो ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बीटा इज दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से कैसे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? तो निकलता है, उसका नाम बीटा पड़ा है. क्यों पड़ा है? नाम दिया गया है बीटा क्योंकि वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन से अलग है. बट कैसे निकलता है तो आपको अभी आगे डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके बहुत डिटेल में समझाऊंगा. लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको समझा देता हूं, समझ जाएंगे अब तुरंत, अभी के अभी समझ जाएंगे आप. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही अपने आप को फोड़कर, डिसइंटीग्रेट करके अल्फा बीटा गामा बनाते हैं. व्हाट आई एम सेइंग, अगर कोई भी न्यूक्लियस अपने में से रेडिएशन बाहर निकाल रहा है तो रियलिटी में वो किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है? क्या अपने अंदर के एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है? यस और नो?
अरे भाई, अगर मुझ में से कुछ शक्तियां बाहर निकल रही हैं तो मैं अपनी बॉडी के अंदर के खून को जलाऊंगा ना। वैसे ही है कि अगर अल्फा बीटा गामा बाहर निकलता है तो किसकी वजह से निकल रहा है? न्यूक्लियॉन्स की वजह से। दैट मीन्स व्हाट? ट्राई टू एनालाइज, अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो होता ये होगा कि प्रोटॉन ही खुद को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करते समय इलेक्ट्रॉन्स बाहर छोड़ता है और न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन बनते समय इलेक्ट्रॉन्स बाहर छोड़ता है। हाँ, ये कुछ थोड़ी अलग प्रोसेस है जिसके ऊपर मैं अभी नहीं जाना चाहता, मैं डीके में जाऊंगा। बट इतना याद रखिए कि ये बीटा वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो ऑर्बिट में से निकलते हैं। दीज आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियस प्रोसेस, न्यूक्लियर रिएक्शन। कैसे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब खुद को कन्वर्ट करते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स पैदा होता है। एक साधारण भाषा में बताता हूं। जैसे प्रोटॉन है P+, मान लो प्रोटॉन खुद को फोड़ा, न्यूट्रॉन बनाया। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा E+ टू मेंटेन दिस इक्वेशन, E+। लेकिन अगर न्यूट्रॉन है, वो खुद को फोड़ करके प्रोटॉन में बनाया, तो इस जीरो को मेंटेन करने के लिए यहां आपको लिखना पड़ेगा β-। असलियत में इसको β+ कहते हैं और सुना होगा तुमने पॉजिट्रॉन। This is said to be positron and this is said to be electron. बोलो पिक्चर क्लियर? तो बीटा क्या है? बीटा वो है जो हम समझ नहीं रहे। सर बीटा वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस में प्रोसेस की वजह से आता है। वो प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्शन है। जब प्रोटॉन खुद को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है और न्यूट्रॉन खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है, तब ऐसी फिनोमिना होती है। चलो पिक्चर क्लियर यहां तक? ठीक। तीसरी बात समझिए। तीसरे नंबर पर आता है बच्चा लोग गामा, गामा एमिशन। अब गामा बिल्कुल भी पार्टिकल नहीं है। पहली बात, गामा पार्टिकल नहीं है। तो गामा है क्या? गामा आपका EMW है। एंड व्हाट इज EMW? द मीनिंग ऑफ EMW इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इज इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? यस। तो गामा पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहां एक पॉइंट मैं मिस कर रहा हूं, उसे याद कर लीजिए कि इसकी भी जो वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि ये किसको बाहर निकाल रहा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे। पिक्चर क्लियर मेरे बच्चा पार्टी? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे इसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है। खत्म बात। आगे देखिए। अब ये तो वेव है और इसकी भी वेलोसिटी एलिमेंट पे डिपेंड करती है, ये भी याद रख लीजिए। अब आपको समझ में आ गया कि अल्फा बीटा गामा में पार्टिकल कौन है। अल्फा बीटा और गामा कौन है? वेव। ये सारे के सारे जो अल्फा बीटा गामा है, ये सबके सब कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। दूसरा, ये स्कैटरिंग का भी इफेक्ट शो कर सकते हैं। ये पेनिट्रेट भी कर सकते हैं और ये आयनाइज भी कर सकते हैं। किसी भी चीज को आयनाइज भी कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक जॉब ऑफ दिस अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स एंड वेव। दे कैन परफॉर्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्कैटरिंग कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं, आयनाइज कर सकते हैं। होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब करंट। यानी लाइट से जब आप करंट बनाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। मतलब अगर आप अल्फा बीटा गामा में से अल्फा और बीटा को गिराएंगे तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। स्कैटरिंग, किसी एटम पे गिरना, स्कैटर्ड हो जाना। पेनिट्रेट, पेनिट्रेट क्या होता है? पेनिट्रेट का मतलब एक्सरेज जो हमारी बॉडी के अंदर घुसती है। MRI, मैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी के अंदर घुसती है और घुसने के बाद वहाँ के बोन्स के, वहाँ के टिश्यूज के क्लियर कट इमेज दिस देती है। उसके बाद आयनाइज, पता है किसी भी एटम को तोड़ देना, प्लस माइनस, माइनस प्लस, तो ये आयनाइज। तो ये तीन के तीनों, चारों के चारों जॉब कौन कर सकता है? अल्फा बीटा गामा। सवाल ये उठता है इसमें से बेहतर कौन है, कौन बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है? तो लेट मी एक्सप्लेन बच्चा पार्टी। बेहतरीन करने के लिए इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अल्फा बीटा एंड गामा। एक होता है पेनिट्रेटिंग पावर और एक होता है आयनाइजिंग पावर। ऐसे टेबल के फॉर्मेट में याद कर लो।
अब बताइए मुझे, पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर का क्या मतलब है? पेनिट्रेशन पावर का मतलब है कि किसी भी मटेरियल या किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत डीप में, उसके अंदर बहुत डीप में पंक्चर हो जाना, घुस जाना, दैट इज पेनिट्रेटिंग पावर। और आयनाइज का मतलब है उसको तोड़ देना। तो आप मुझे बताइए, पेनिट्रेट कौन कर सकता है, पार्टिकल या वेव? वेव कर सकता है। जैसे एक्सरेज वेव है, हमारे हड्डियों का पिक्चर डिजिटलाइज करके पूरा अच्छे तरीके से दे देता है। तो इन दोनों में से, इन अल्फा बीटा गामा में से कौन पेनिट्रेट अच्छा कर सकता है? गामा, वेरी गुड। और इसकी जो पावर होती है बच्चा पेनिट्रेशन की, वो 10,000 होती है। इसकी लगभग 1 होती है और इसकी होती है 100। दिस इज द रेशियो फॉर्मेट, याद रख लो, 1, 100, 10,000। अब आयनाइजिंग पावर, अच्छा पार्टिकल कौन है अल्फा बीटा गामा? तो अल्फा, तो ये सबसे ज्यादा करता है। तो ये 10,000, ये 100 और ये 1। बोलो पिक्चर क्लियर? क्या आपको ऐसे पूछ ले सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर किसकी होती है? यू कैन आंसर। सबसे कम आयनाइजिंग पावर किसकी होती है? यू कैन आंसर। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? यू कैन आंसर। सबसे कम किसकी होती है? यू कैन आंसर। सबसे मॉडरेट कौन होता है, जो बीच में होता है? तो ये। बोलो पिक्चर क्लियर? अच्छे से समझ में आया? तो सर हमें ये बात समझ में आ गई कि अल्फा बीटा गामा एमिशन कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट करता है, उसमें अल्फा बीटा क्या है समझ में आ गया, गामा क्या है समझ में आ गया, और किसकी अच्छी ताकत होती है वो भी समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, जो कि आपको केमिस्ट्री में भी थोड़े हद तक मिला होगा और फिजिक्स में भी इसका क्या रोल है वो भी तुम्हें बाबा एसएसपी की क्लास में शानदार तरीके से समझ में आएगी। अरे कईयों को लगेगा मास्टर, बट मास्टर के पढ़ाने का, ओ हो बहुत बढ़िया शुक्ला जी। चोर कैमरा देवता ठीक हो जाओ। चलिए कैमरा देवता ठीक हो गए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब आइए, अब हम समझते हैं एक्टिविटी। यहां से थोड़ी कैलकुलेशन आएंगे और बहुत इजी कैलकुलेशन है, उसकी आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन चाहिए बस। एक्टिविटी को रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं। समझिएगा बच्चा, जैसे मान लो ये हमारा कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल या न्यूक्लियन कह दो तो चलेगा, और जो डेल्टा n है वो है डेल्टा n डिसइंटीग्रेटेड एलिमेंट। कई बच्चों के प्राण निकल गए। डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब है? एक न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियॉन्स है, सैंपल, वो फूटेंगे तो ही रेडिएशन बाहर निकलेगा, यस और नो? वो अपने आप को फोड़ेंगे फट 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 फट, तभी तो रेडिएशन बाहर निकलेगा। दैट्स ग्रेट। तो ये जो फटना है, फट जाना है, फूट जाना है, उसी फूटने को ना इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। डिसइंटीग्रेशन मतलब फूट जाना, फट जाना। ये फटेगा तभी हमारा एमिशन बाहर होगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसको डिफाइन कैसे करा? उन्होंने बोला कि डेल्टा एन डिसइंटीग्रेटेड एलिमेंट है, ये वो है जो फट गए। तो कितने फटे उनका जो रेट है, असलियत में रेट ऑफ डिसइंटीग्रेटेड एलिमेंट। देखो बच्चा, यहां वर्ड आया रेट, मतलब डेल्टा एन जो फूटे, कितने समय में फूटे, उसी को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूं तुम कैपिटल आई मतलब करंट कभी जीवन में नहीं भूले हो। क्या आई बराबर करंट ही होता है? वेल डी क्यू बाई डी टी, बट यहां डेल्टा एन बाई डेल्टा टी है। डेल्टा एन क्या था? कितने फूटे, डेल्टा टी क्या है? कितने समय में फूटे। तो ये जो फूटने का रेट है उसी को आई बोलते हैं, उसी को एक्टिविटी शॉर्ट में बोलते हैं। अगर आपको एक्टिविटी पूछा जाए, बोला जाए कि एक न्यूक्लियस है यूरेनियम का, उसमें 100 लोग फूट रहे हैं 10 सेकेंड में, बताइए एक्टिविटी कितना हुआ? 100 लोग हैं 10 सेकेंड में फूट रहे हैं, 100 लोग फूटे 10 सेकेंड में, तो उसकी एक्टिविटी बताइए। 100 बटे में 10, 10 रेट हो गया इसका डिसइंटीग्रेशन। दैट्स ग्रेट।
यूनिट क्या हुआ इसका? इसका यूनिट क्या हुआ? पर सेकेंड। एक्टिविटी का क्या हुआ? पर सेकेंड। ऐसे देख करके लगता है पर सेकेंड, बट असलियत में पर सेकेंड नहीं है, साइंटिस्ट के नाम पर से है। क्या है वो मैं तुम्हें समझाता हूं, बट ये एक्टिविटी समझ पड़ी? ओके, द नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस डेल्टा n by डेल्टा t that directly depends on minus n. What is n? ये n वो है जो डिसइंटीग्रेटेड है या अनडिसइंटीग्रेटेड है, जो फूट चुके हैं या बचे हुए हैं? अनडिसइंटीग्रेटेड। दैट्स ग्रेट बच्चा पार्टी, वेरी नाइस आंसर। सर कैपिटल एन आपने पहले बताया था नंबर ऑफ सैंपल है, दैट मीन्स ये वो हैं जो बचे हुए हैं, ये वो हैं जो फूटे ही नहीं हैं। आप मुझे एक बात बताओ, शुक्ला जी के पास एक न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस 100 है, और गुप्ता जी के पास एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस 10 हैं, तो किसके फूटने की रेट, किसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी, शुक्ला जी या गुप्ता जी? शुक्ला जी के पास 100 न्यूक्लियस, गुप्ता के पास 10 न्यूक्लियन, किसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी? शुक्ला जी की। तो क्या ज्यादा हुआ? n। दैट मीन्स जो dn/dt है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, जिसका n ज्यादा dn/dt भी उसका ज्यादा, जिसका n कम dn/dt भी उसका कम। बोलो फील आया? और ये माइनस क्यों आया? क्योंकि dn/dt लगातार बढ़ेंगे नहीं, लगातार घट रहे होंगे। शुक्ला जी का 100 लोग हैं तो 100 90 होगा, 90 80 होगा, 80 10 होगा, 10 0 होगा। गुप्ता जी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, 10 9 8 7 6 0 धड़ाक। बोलो पिक्चर क्लियर? इसीलिए माइनस आ रहा है। अब हम सब जानते हैं मैथ्स में हमेशा एक रूल होता है कि जब भी हम लोग माइनस हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। सो डेल्टा n बाई डेल्टा t प्रोपोर्शनल था, उसको हटा दो। सो डेल्टा n बाई डेल्टा t इज इक्वल टू माइनस एल लैम्बडा। लिमिट डेल टी टेंस टू 0 ले लो, तो ये जो आपका डेल्टा n बाई डेल्टा t है, इसको इस फॉर्मेट में भी बदल सकते हैं, dn बाई dt है ना। तो इसीलिए dn बाई dt इज इक्वल टू माइनस एन लैम्बडा आया। लैम्बडा बेसिकली कांस्टेंट है और इसको बच्चा बोलते हैं डिके कांस्टेंट। डिके मतलब खत्म होना, और डिके कांस्टेंट एक फैक्टर है। लैम्बडा का क्या मतलब है? डिके कांस्टेंट। क्या मतलब है डिके कांस्टेंट? थोड़ा और डेप्थ में देखिए, तो dn बाई dt इज इक्वल टू माइनस एन लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू डिके कांस्टेंट, राइट। अगर लैम्बडा की वैल्यू कम है, अगर लैम्बडा की वैल्यू कम है, दैट इंप्लाइज कि dn बाई dt भी कम होगा। जिसका dn बाई dt कम होगा उसके फटने की दर कम होगी। जो धीरे धीरे फटेगा उसके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा है या कम है? वो ज्यादा दिन तक जीवित है या कम दिन तक? ज्यादा। इसीलिए वैसे एलिमेंट जिसका लैम्बडा कम होता है, dn बाई dt कम होता है, वैसे एलिमेंट को बोलते हैं लॉन्ग लीव्ड एलिमेंट। बोलो चमका, किताब पढ़ोगे प्राण निकल जाएंगे। फील आया मेरे लाल? जिसका लैम्बडा ज्यादा होगा, बताइए क्या होगा बच्चा पार्टी? सर जी उसका dn बाई dt भी कम ज्यादा होगा, वो ज्यादा दिन तक बचेंगे नहीं, इसलिए ऐसे एलिमेंट को शॉर्ट लीव्ड एलिमेंट बोलते हैं। चमचम चमकीला, लागिला लागिला लागिला, ओ हो। दूसरी सबसे प्यारी सी सबसे खास बात कि ये जो एक्टिविटी होता है, इसके ना 2 यूनिट साइंटिस्ट के पर से नाम से आए जिन्होंने ये यूरेनियम और इन सबको खोजा था। एक होता है बैक्वेरल और एक होता है क्यूरी। जब भी 1 सेकंड में सिर्फ एक एलिमेंट फूटे, when there is a disintegration of only one element of the nucleon, one element of the nucleus in 1 second, then that is said to be 1 becquerel. But अगर 1 सेकंड में
3.7 इंटू 10 पावर 10 डिसइंटीग्रेशन हो पर सेकेंड, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चा लोग? 1 क्यूरी, 1 CI. देयर इज डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑल्सो, 1 मिली क्यूरी एंड 1 माइक्रो क्यूरी. तो मिली होगा तो 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करना ना भूलिए, और माइक्रो होगा तो 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई करना ना भूलिए. बोलो पिक्चर क्लियर? सौर जी अपने को समझ में आ गया. सौर जी मिली क्यूरी भी समझ में आ गया, माइक्रो क्यूरी भी समझ में आ गया, एक्टिविटी समझ में आ गई, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन समझ में आ गया, अनडिसइंटीग्रेशन क्या है समझ में आ गया. बोलो पिक्चर क्लियर? अरे लागिला लागिला लागिला, धन्यवाद. आगे देखो, सुना होगा आप जो तुमको मैं बताने जा रहा हूं, इसका नाम सुना है बच्चा लोग? हाफ लाइफ. हाँ सर सुना है, लेकिन फील तो आपके साथ ही करेंगे. क्या बोलते हैं यार, कई लोग खुश. ये हाफ लाइफ, ठीक है. क्या होता है हाफ लाइफ? दिस इज द टाइम इंटरवल इन विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू. जैसे किसी न्यूक्लियस के अंदर 100 लोग रहते थे, तो जितने समय में, जितने वर्ष में, जितने महीने में, जितने साल में, जितने हफ्ते में, जितने दिन में, जितने भी सेकंड में वो आधे हो गए, 50 हो गए, तो वो आधा होने में जो समय लगा, दैट समय इज कॉल्ड हाफ लाइफ. 100 थे, 50 होने में जो टाइम लगा, दैट इज हाफ लाइफ. 50 थे, 25 होने में जो टाइम लगा, दैट इज हाफ लाइफ. 12.5 होने में जो टाइम लगा, दैट इज हाफ लाइफ. बोलो पिक्चर क्लियर? टाइम इंटरवल लिख दूं? इट इज द टाइम इंटरवल इन विच n becomes n naught by 2. n becomes n naught by 2. बोलो चमचम चमकीला. अरे लागिला लागिला लागिला. बट n इक्वल्स टू n नॉट बाई 2 पे जाने से पहले मुझे आपको कुछ और सिखाना पड़ेगा. देन आई विल कम टू दिस, और वो है बच्चा पार्टी एक्सपोनेंशियल लॉ. ये देख लो पहले, फिर वो समझ पाओगे. और एक्सपोनेंशियल लॉ है, ये आने वाला है. क्वेश्चन आया, I इज इक्वल टू -n लैम्बडा dn बाई dt इज इक्वल टू -n लैम्बडा. बहुत सिंपल है, थोड़ी सी मैथ्स और कुछ नहीं है. कैन आई राइट dn बाई n इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा dt? लिख सकता हूं क्या? यस. नाउ आई कैन डू इंटीग्रेशन एज वेल. यहाँ n नॉट लिख दो और यहाँ n लिख दो, यहाँ 0 लिख दो, यहाँ t लिख दो. अब इनिशियल डिसइंटीग्रेटेड है या इनिशियल अनडिसइंटीग्रेटेड है? इनिशियल तो सबको पता चल रहा है. अनडिसइंटीग्रेटेड, शून्य समय पे 50 लोग थे, ये वो 50 है जो अनडिसइंटीग्रेटेड है. t समय में 25 हो गए, तो डिसइंटीग्रेटेड कितना हुआ? n माइनस एन नॉट या n नॉट माइनस n? पहले ये क्लियर करो. n नॉट भी अनडिसइंटीग्रेटेड है, n भी अनडिसइंटीग्रेटेड है. बोथ आर अ डिफरेंट. One is at t equals to 0, another is at time t equals to t. So my question is disintegrated कितने हैं? n minus n नॉट या n नॉट माइनस n? dn by n का आंसर बच्चा लोग ln. So n नॉट से लेकर के n is equal to माइनस लैम्बडा इंटू t. सॉल्व करोगे तो ये आएगा ln n बाई n नॉट इज इक्वल टू e पावर में माइनस में लैम्बडा t. और ये रूल तुम्हें पता होगा कि अगर ln b लिखा हुआ है कहीं पे भी a, तो इट मीन्स e पावर a इज इक्वल टू b. e क्या होता है? एक्सपोनेंशियल. तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? यहां देखो, ln n by n naught is equal to minus lambda t. Hence we can write e power minus lambda t n by n naught. Hence n बराबर n naught e power minus lambda t. इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बाइंडिंग एनर्जी से अगर काटा है सीबीएसई ने तो इससे पूछेगा, इससे पूछ लिया तो बाइंडिंग एनर्जी से नहीं पूछेगा. दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ एक्टिविटी. क्लियरली बच्चा पार्टी, we can write I is equal to I naught e power minus lambda t. ये भी एक इक्वेशन याद रखो. एंड सिमिलरली बच्चा पार्टी, मास को भी कन्वर्ट किया जा सकता है e पावर माइनस लैम्बडा t.
माई वन क्वेश्चन इज अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, एन क्या है और एन नॉट क्या है, कमेंट कर दो। अनडिसइंटीग्रेटेड है टी टाइम पे, एन नॉट अनडिसइंटीग्रेटेड है 0 टाइम पे, एन नॉट माइनस एन डिसइंटीग्रेटेड है एट गिवन टाइम। ठीक है, अब देखिए हाफ लाइफ, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाफ लाइफ बच्चा पार्टी। हाफ लाइफ वो टाइम था जिस टाइम में नंबर्स जो थे एन नॉट बाई 2 हो गए, टाइम इंटरवल इन विच द न्यूक्लियस नंबर इज हाफ ऑफ द इनिशियल नंबर, दैट इज सेड टू बी द हाफ लाइफ। अब उसको निकालने के लिए आपके पास इक्वेशन है, बहुत सिंपल है, n बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा 2, नीचे लेके आओ, एन की जगह पर क्या लिख दोगे, एन नॉट बाई 2 एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। क्या चमचम चमकीला? जी सर, लागिला लागिला लागिला। एन नॉट ने एन नॉट को मार दिया, सो 2 पावर माइनस 1 ई पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, हाँ टी को टी हाफ कर दो, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ। अब दोनों तरफ एल एन ले लो, एल एन 2 पावर माइनस 1 एल एन ई पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। ये जो पावर होता है ना वो हमेशा फॉरवर्ड हो जाता है, जो पावर होता है वो हमेशा फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो होगा -1 इंटू एल एन 2 इज इक्वल टू माइनस में लैम्डा टी हाफ एंड देन एल एन ई। पता है बच्चा मैथ्स में एल एन ई की वैल्यू 1 होती है, log 10 एल एन ई सब 1 होता है, तो ये माइनस से माइनस भी कट गया। नाउ वी हैव एल एन 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी हाफ एल एन ई की वैल्यू 1। इसको तोड़ते हैं ना तो 2.303 log 2 लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी हाफ। वन मोर थिंग, log 2 की वैल्यू 0.3010 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी हाफ। खत्म, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 आएगा, तो 0.693 लैम्डा टी हाफ। एट दी एंड टी हाफ को सब्जेक्ट बना लो, माइनस पहले ही कट चुका है, अच्छा पावर फॉरवर्ड हुआ तो कट गया बराबर, ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो टी हाफ का इक्वेशन क्या निकल के आ गया, टी हाफ 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो अगर आपके पास में डीके कांस्टेंट है यू कैन कैलकुलेट टी हाफ, इफ यू हैव टी हाफ यू कैन कैलकुलेट डीके कांस्टेंट। बोलो पिक्चर क्लियर। धन्यवाद। अब एक और चीज सीख लो, प्यारी सी बात होता है मीन लाइफ। ये चीज क्या है, मीन लाइफ बच्चा वो टाइम इंटरवल है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ईवे पार्ट के बराबर हो जाते हैं। व्हाट इज ई? एक्सपोनेंशियल। So when your n becomes n naught by e, that time interval is said to be what? Mean life। आते हैं इसके भी क्वेश्चन, कुछ नहीं है आपके पास, फिर से इक्वेशन है n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। इफ आई राइट n नॉट बाई e देन n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टाउ से रिप्रेजेंट करो, टाउ इज बेसिकली मीन लाइफ। n नॉट ने n नॉट को मारा, e पावर -1, ये दोनों का बेस सेम है, एल लेने की जरूरत ही नहीं है। सो -1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टाउ, यानी कि टाउ इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन लैम्डा। ये दो चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। सो बच्चा लोग, आई होप यू विल हैव एंजॉयड द क्लास एंड इफ यू आर रियली एंजॉयिंग द क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर बच्चा लोग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।
सो बच्चा लोग, आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास, एंड इफ यू आर रियली एंजॉयिंग द क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम. टेक केयर बच्चा लोग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.